नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दहशतगर्दी की खेती करने वाला पाकिस्तान अपने उसी पाप की फसल काट रहा है। लाहौर में एक जोरदार धमाका हुआ। वैसे तो पाकिस्तान में आतंकी धमाके होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस ब्लास्ट में उस हाफिज सईद को निशाना बनाया गया था जिसके पाले पोसे आतंकियों ने हिंदुस्तान को अनगिनत जख्म दिए हैं। हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन लाहौर में हुए धमाके ने आतंक के खिलाफ एक्शन वाले पाकिस्तान के ढोंग को दुनिया के सामने रख दिया है। इसीलिए लाहौर में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का हलक क्यों सूख गया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बम धमाका हुआ है। Iran 3-2 NTR 3-2 over. Double 3 NTR double 3 over. ये हुआ कैसे है? आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? जौहर टाउन लाहौर, वक्त दोपहर 12 बजे। एक धमाका और पूरा इलाका धुआं धुआं, जिसके गुबार में सिमटी बस्ती, हर तरफ अफरा तफरी, दौड़ते भागते हाफते जान की खैर मनाते लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन जो हुआ उसने सरहद पार के सबसे पुराने शहर को थर्रा दिया। बम धमाका हुआ है। क्या यह आतंकी हमला था? निशाने पर कौन था? ब्लास्ट किसने किया और कौन मारना चाहता था? इतनी बातें जानने का वक्त ही नहीं था। दृश्य भयावह था। धुआं छटा तो तबाही नजर आई। कई लोग जख्मी थे, कुछ की आखिरी सांसें चल रही थी। कोई चीखता चिल्लाता अपनों को बचाता, हर तरफ बदहवासी का आलम था। धमाका जोरदार था, इतना जोरदार कि जमीन पर कई फीट गहरा गड्ढा हो चुका था। अड़ोस पड़ोस के इलाकों तक धमाके की गूंज सुनाई दी। घरों की खिड़कियों के शीशे चटक गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि कैसे और किसने ये धमाका किया। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कोई कहता गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, तो कोई आतंकी हमला बताता। इसी दौरान एक महिला चीखती बिलखती सामने आई। उसने जो कहा उसमें कई बातें साफ हो गईं। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। उस गरीब मजदूर को भी उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। इतना तो क्लियर हो चुका था कि लाहौर में आतंकी हमला हुआ, लेकिन हमला किसने किया और निशाने पर कौन था, इसकी जानकारी आना बाकी थी। लेकिन इससे भी जल्द पर्दा हट गया। पाकिस्तान में आतंकी हमला होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये थी कि ये आतंकी धमाका लाहौर के जौहर टाउन में हुआ था। Iran 3-2 NTR 3-2 over. Double 3 NTR double 3 over. जौहर टाउन लाहौर का बाहरी इलाका है। इसी इलाके की BOR सोसाइटी में धमाका हुआ था और इसी सोसाइटी में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर के जहरीले अजगरों का सरगना हाफिज सईद रहता है। ये हुआ कैसे है? आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? किस कौन सी? सवाल यह है कि क्या धमाके का टारगेट आतंकी हाफिज सईद था?
अगर हाँ, तो लश्कर के सरगना को कौन मारने वाला था? सवाल ये भी कि हाफिज सईद कैसे मरने वाला था। इतना साफ हो चुका है कि धमाका निशाने पर होता तो हाफिज सईद मर जाता। अब सवाल यह है कि मुंबई को दर्द देने वाले हाफिज नाम के पापी को मारने की कैसी तैयारी की गई थी। 3 लोग बाइक पर आए, लाहौर के जौहर टाउन के 2-3 चक्कर लगाए और फिर आईईडी से भरा बैग बाइक पर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी थोड़ी देर बाद ही जोरदार धमाका हो गया। हमला फिदायीन था। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन धंस गई। 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बम धमाका हुआ है। धमाके में 3 लोग मारे गए, करीब 20 लोग जख्मी हैं, लेकिन दहशतगर्दों का सरगना हाफिज सईद कैसे बच गया, ये जानना भी जरूरी है। जिस जगह धमाका हुआ वहां से हाफिज सईद का घर करीब 120 मीटर के फासले पर है। बाइक सवार हमलावर हाफिज के घर को ही बारूद से उड़ाना चाहते थे, लेकिन आतंकी सरगना के घर के बाहर पाकिस्तान की पुलिस का पहरा रहता है, इसीलिए थोड़ी दूर पर धमाका किया, जिससे हाफिज के घर के भी शीशे टूट गए। आतंकी की पहरेदारी में लगा पाकिस्तानी जवान भी मारा गया। इस धमाके की जो अहमियत खास तौर पे है वो ये है कि ये हमारे मोहतरम हाफिज सईद साहब उनके घर से चंद कदम दूर है। गालिबन ये उन्हीं के ऊपर एक हमला किया गया और यहाँ पे चूंकि पुलिस ने अपना एक बैरियर लगाया हुआ और बैरियर की वजह से आगे गुजरना मुश्किल है, तो बैरियर के करीब ही मोटरसाइकिल गालिबन पार्क करके तो दहशतगर्द चला गया, जो कि धमाके से फटा। उससे पुलिस के लोग भी कुछ जख्मी हुए। हाफिज सईद के घर पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी हाफिज सईद पर हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार ये जहर उगलने वाला अजगर जिंदा बच जाता है। इसकी वजह क्या है? ये हुआ कैसे है? कोई आइडिया है? हाफिज सईद की रिहाइश है यहाँ पे कहीं? किस कौन सी? हमले के वक्त हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन वाले इसी घर में था। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के थोड़ी देर बाद हाफिज सईद को घर से 15 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते देखा गया। काफिला बहावलपुर की तरफ गया। हाफिज सईद पर यह पहला आतंकी हमला नहीं है। इससे पहले भी उस पर आतंकी हमले की कोशिश हो चुकी है, लेकिन हर बार जिन्ना के मुल्क का यह शैतान बच जाता है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है, फिर दहशतगर्दों की नस्ल तैयार करता है, फिर आईएसआई उन्हें पूरी हिफाजत से रखता है। जैश का अजगर मसूद अजहर हो या लश्कर का सरगना हाफिज सईद, दोनों को पाकिस्तान के वजीर आजम जैसी ही सुरक्षा हासिल है। हाफिज की सुरक्षा में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की स्पेशल सिक्योरिटी टीम के एजेंट रहते हैं। हाफिज के आसपास इन्हें ही तैनात किया जाता है। हाफिज के घर के बाहर बाजवा के कायरों की तैनाती होती है। पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडो को पहरेदारी का जिम्मा होता है। हाफिज के काफिले के साथ बम स्क्वाड दस्ता होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की पंजाब पुलिस भी तैनात रहती है। इसीलिए सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान के पाले पोसे इस सपोले के घर के पास धमाका हो गया तो हाफिज का एक ना एक दिन इसी तरह मरना तय है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। वहाँ की आर्मी के अफसर, हुक्मरान और सियासतदान सभी आतंक परस्त हैं। फिर सवाल है कि आखिर हाफिज सईद को मारना कौन चाहता है? आखिर ये धमाका किसने किया? इसी सवाल का जवाब तलाशने में नियाजी के शागिर्दों से लेकर बाजवा के कायर तक हलकान हुए जा रहे हैं। हाफिज सईद की सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई के पास है, इसीलिए धमाके के बाद इमरान खान आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर की पुलिस से तुरंत रिपोर्ट मांगी। हमलावरों की तलाश में लाहौर में खाक छानी जा रही है। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार स्पॉट पर पहुंचे। ये सब इसलिए हो रहा है कि हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके ने पाकिस्तान की बर्बादी के ताबूत में तीसरी कील ठोक दी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो समझिए।
पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। फरवरी में हुई बैठक में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बाहर निकालने के लिए आतंकी सरगनाओं पर एक्शन करने को कहा था। जिन्ना के वारिसों ने इसका ढोंग भी किया। ज़कीउर रहमान को 15 साल की सजा सुनाई। मसूद अजहर को कोर्ट में पेश करने का दिखावा किया। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में बंद किया। लेकिन अब लाहौर में हुए धमाके ने पाकिस्तान के पाप की पोल खोल दी है। जिस हाफिज को जेल में होना चाहिए था, लाहौर में धमाके के वक्त वो घर में था। इसीलिए नियाजी और बाजवा का हलक सूख चुका है। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज हाफिज सईद को लेकर बहावलपुर पहुंच गई, लेकिन ये खबर भी सरेआम हो गई। पेरिस में 25 जून को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होना है। सवाल यह है कि अब जब आतंकी हाफिज सईद के जेल में न रहने की बजाय घर में होने का भेद खुल चुका है, ऐसे में पाकिस्तान का अब क्या होगा? होना क्या है, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में होगा और पाकिस्तान का नाम अगर ब्लैकलिस्ट में आ गया तो खान को भीख मांगे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया से मिलने वाली इस खैरात से पाकिस्तान आतंक की फसल तैयार करता है। FATF की लाख चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है, लेकिन लाहौर में हुए धमाके ने नियाजी की गर्दन पर पाबंदी की ऐसी तलवार रख दी है जिससे जिन्ना के मुल्क का चौराहे पर नीलाम होना तय है। यही वजह है कि बाजवा के कायर एक्टिव हो चुके हैं। दाऊद इब्राहिम और हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। जैश के अजगर मसूद अजहर और ज़कीउर रहमान लखवी की भी पहरेदारी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने सभी सपोलों को बिलों में छिपने के लिए कह दिया है। लेकिन जिन्ना के वारिस लाख नाटक कर लें, दहशतगर्द मुल्क का हर पाप सरेआम होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी आपस में ही मर कट रहे हैं। रही बात मुंबई को बेपनाह जख्म देने वाले इस शैतान की, तो इसका अंजाम भी वही होना है जो पाकिस्तान के बाकी आतंकियों का हुआ है। पाकिस्तान के बाद अब बात इस्लामाबाद के कर्ज वाले मालिक चीन की करते हैं, जिसकी जंगी साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि गलवान के बाद चीन को एहसास हुआ कि उसे बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। चीन की फौज को लेकर यही सच्चाई भी है। इसीलिए आपको आज उसी जगह लिए चलते हैं जहां चीन 60 साल से अपने जवानों को ट्रेनिंग देता रहा है। चीन की फौज के जवानों की ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे फर्जी जंग का माहौल बनाकर उछल कूद की जाती है, और हमारे जांबाजों के सामने बीजिंग के तानाशाह के शागिर्द कहां ठहरते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे ही बारूद बरसता है, चीन हो या पाकिस्तान। देश के बाहर दुश्मन का यही अंजाम होता है, क्योंकि मुल्क की सरहदों के ये वो निगहबां हैं जिनकी कामयाबी की बुलंदी अनंत आसमान पर है। जिस्म को झुलसाने वाले रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर हड्डियों को गला देने वाली बर्फीली सरहद, हमारे जवान हर हालात में दुश्मन की बर्बादी की तारीख लिखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चीन भी ये बात बखूबी जान चुका है। सवाल ये है कि क्या चीन की जंग लड़ने की हैसियत है? Their soldiers are mainly, they come from the civilian street. They are enlisted for short durations. They don't have much experience of fighting in these kind of areas, operating in this kind of terrain as obtains in Tibet and the Tibet Autonomous Region of China.
LAC पर चीन की साजिशों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि गलवान और LAC पर हुई झड़पों के बाद चीन को आभास हुआ कि उसे अब बेहतर तैयारी की जरूरत है। It is very difficult country. It is mountainous region. You need specialized training for this, in which our soldiers are very adept because we have a lot of mountain warfare training. We operate in the mountains. We continuously maintain our presence. गलवान और LAC पर चीनी चांडालों को जो मार पड़ी उससे बीजिंग के कायरों की अकल कुछ हद तक ठिकाने आ चुकी है। चीन को भी एहसास हो चुका है कि हिंद के जाबाजों से पार पाना उसके बूते की बात नहीं है। इसीलिए तिब्बत के पठारों में हर दूसरे दिन बारूदी तमाशा दिखाया जाता है। चीन भले ही ये दावा करता हो कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, लेकिन कई मामलों में चीनी फौज दुनिया के दूसरे देशों से फिसड्डी है। इसीलिए आइए आपको चीन के ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर चलते हैं, जहां चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। बख्तरबंद गाड़ियां, धूल उड़ाते टैंक, गरजती तोपें और भागती रेंगती लाल सुल्तान की बंदूकधारी फौज। वर्दीधारी फौजियों के बीच बारूदी धुआं चारों तरफ बिखरा हुआ है। कहीं जमीन पर दौड़ती बंदूकधारियों की सेना, कहीं हवा में उड़ते फाइटर जेट। विध्वंसक युद्ध के मानिंद थल से नभ तक बेहद आक्रामक दिखने की कोशिश की जा रही है। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ नकली है। गोलियां नकली हैं, युद्ध नकली है। असली है तो सिर्फ ये वर्दीधारी जो चीन के लाल सुल्तान के प्यादे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1000 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां चीनी फौज के जल्लादों की टोली तैयार होती है। चीन के हर शहर, हर कस्बे से नौजवानों को पकड़कर इसी जगह पर लाया जाता है, जहां जिनपिंग के बुज़दिल जनरल उन्हें जल्लाद के सांचे में फिट करते हैं। चीन की फौज का ये ट्रेनिंग सेंटर उसी इनर मंगोलिया में है, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। एशिया के इस सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप को जुरिये कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस के नाम से जाना जाता है। जुरिये चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, जो करीब 1066 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यानी इतना बड़ा इलाका है जिसमें पूरा हांगकांग समा सकता है। एक बड़े शहर की तरह बने इस सेंटर में चीन के लाखों सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ फौज के क्वार्टर से लेकर पार्क, थिएटर, दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन देशों की तरह दिखने वाली कई इमारतें बनाई गई हैं, ताकि लड़ाई जैसा माहौल बना रहे। इसी ट्रेनिंग सेंटर में एक इमारत ताइवान के राष्ट्रपति भवन जैसी बनाई गई है। चीन अपने सैनिकों को इस इमारत पर हमला करने की ट्रेनिंग देता है। दरअसल इसका मकसद ताइवान को डराना है और इस तरह के वीडियो बनाकर चीन के राष्ट्रीय चैनल पर भी बहुत दिखाए जाते हैं। ये तस्वीरें 2017 की हैं, जब जिनपिंग जुरिये ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने अपनी जंगी जखीरे का जायजा लिया था। इस कैंप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मैदानों जैसी ही नहीं, बल्कि पहाड़ों और रेतीले इलाकों में भी लड़ाई जैसी एक्सरसाइज करवाई जाती है। इतना ही नहीं, नकली लड़ाई का माहौल तैयार किया जाता है। चीन में नकली लड़ाई को स्ट्राइड कहा जाता है। मॉक लड़ाई के लिए सैनिकों को 2 गुटों में बांटा जाता है, एक लाल और दूसरी नीली टुकड़ी। दुश्मन टोली के लिए नीला रंग और खुद के लिए लाल रंग चुना जाता है। इस नकली लड़ाई में भी चीनी सैनिकों के पास वो सारे हथियार होते हैं जो असली लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन लड़ाइयों में नकली परमाणु युद्ध और जैविक हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सवाल यह है कि आपस में ही लड़ी गई इन लड़ाइयों में कौन जीतता है। 2014 की ड्रिल में यहाँ 7 नकली लड़ाइयां लड़ी गईं। चीन की फौज यानी रेड आर्मी सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई। 2015 में रेड आर्मी को एक भी जीत हासिल नहीं हुई। यानी जो फौज अपने ही जवानों के हाथों हर बार शिकस्त खाती है, वही चाइनीज हिंदुस्तान से टकराने का ख्वाब देखते हैं। इसीलिए चीनी चांडाल वक्त बेवक्त तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाते रहते हैं। इसे भी चीन ट्रेनिंग का नाम देता है।
चीन ने पिछले साल इसी ट्रेनिंग की आड़ में LAC पर साजिश की, जिसके बाद गलवान में चीनियों को वो सबक मिला जिसे माओ की नस्लें आने वाली सदी तक नहीं भूलेंगी। चंद बरस के दौरान चीन के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए दुनिया चीन को उसके पाप भूलने भी नहीं देगी। फिलहाल आपको चीन से आई तस्वीरें दिखाते हैं। 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर बीजिंग में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, जिसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। जिस वुहान से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया में कहर ढाया, उस वुहान को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वुहान की ही हैं। इसी तरह की प्रोपेगेंडा से चीन अपने पाप पर पर्दा डालता रहा है, लेकिन दुनिया सच जान चुकी है। इसीलिए चीन वुहान को कितना भी रोशन कर ले, माओ के मुल्क का स्याह अध्याय करीब है। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।